Hello everyone. So today we will be starting with a new chapter, that is chapter number 3, which is electrochemistry. So in this chapter we have to study about electrochemical cells and electrolytic cells. So first I will start with electrochemical cells. So what are electrochemical cells? First just try to understand what does that mean. Electrochemical cells means cells which are going to convert chemical energy to electrical energy, यानी कि जो chemical energy produce होती है during the reactions, that will be used to form the electrical energy. That means the energy is being converted. Okay, so chemical energy is converted into the electrical energy. Now let me take one example. See, we have studied in our lower classes, that's in 10th standard. So what we do here is we take a copper sulfate solution. So in copper sulfate solution we are going to dip a rod of this thing, that is the zinc. So this is the color of the copper sulfate solution. I believe each and everybody have seen in school. Okay, so here I'm going to put a strip of this thing, that is zinc. So this is zinc and this is copper sulfate solution. Now what happens is when zinc reacts with copper sulfate, it forms ZnSO4 and copper gets deposit. That means ये जो blue color है ये क्या होने लगेगा, ये vanish होने लगेगा. Okay, now what happens is, see, इस reaction के time पे कुछ energy release होगी. During this reaction energy is released. जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, इन्वायरमेंट में एस्केप हो जाएगी, क्योंकि आप ओपन सिस्टम में काम कर रहे हो तो वो तो एटमॉस्फेयर में चली गई, अब उसका तो कुछ हो नहीं पाया. तो अब क्या होता है, अब जो एनर्जी रिलीज हुई थी अब हम उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो उसके लिए मुझे सेल को सेटअप करना पड़ेगा. सेल इज सेटअप फॉर कन्वर्जन of this chemical energy to electrical energy. Now students, what you need to notice before we set up the cell, just try to understand that in this reaction what is exactly happening. यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पे, कौन सी स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी स्पीशीज रिड्यूस हो रही है, वो पहले आप समझने की कोशिश कीजिए. सी, जिंक प्रेजेंट है, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है, ये एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कि सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. जब ZnSO4 बन जाता है तो वो किस में बनता है, एक्वस फॉर्म में, प्लस जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. अब ध्यान से समझने की कोशिश करो. देखो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म. जैसे ही ये आता है इन कंटैक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक्वस. कॉपर सल्फेट एक्वस का मतलब ये है कि जो कॉपर है वो कैसे प्रेजेंट है, Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव की तरह. ठीक है, सो Cu2 positive and SO4 2 negative. And here now once it has formed into the solid state, so it will be copper, like Cu2 positive has got converted into the copper and the zinc will become Zn2 positive here and SO4 2 negative here. Now see what is happening in the reaction. Zinc यहाँ से यहाँ, यानी कि क्या हो गया इसमें, दैट इज ऑक्सीडेशन. जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव में बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स. जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज
रिडक्शन। रिडक्शन होता है जब आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हो, यानी आप अपना चार्ज हटा रहे हो। तो CO2 पॉजिटिव क्या करता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जिंक ने लूज़ किए थे, अब यही इलेक्ट्रॉन्स जो है कॉपर इज गोइंग टू टेक एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉपर। सो अल्टीमेटली कॉपर का क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन, दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. So both the reactions are taking place together. This is the reason that ये क्या है आपका रिएक्शन को क्या बोलेंगे जब दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन. तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा था आपका, रिडक्शन. आई होप इट्स क्लियर नाउ. सिंस दो रिएक्शंस एक साथ हो रही हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, बोथ रिएक्शंस takes place together, hence it is called, क्या बोलेंगे इसको, redox reaction. ओके अब जो एनर्जी थी, अब वो तो क्या है, रिलीज़ हो गई एटमॉस्फेयर में, लेकिन अब जब हमें वो एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमें सेल सेटअप करना पड़ेगा. बट बिफोर सेटिंग अप द सेल, लेट मी टेल यू हु इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट है. ऑक्सीडेशन किसका हुआ है यहाँ पे, जिंक का. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किए थे, इलेक्ट्रॉन्स वर प्रोवाइडेड बाय zinc. तो ये क्या हुआ, इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये किसी और को दे रहा है और सामने वाला जो है इलेक्ट्रॉन्स को ले करके रिड्यूस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट. अब आता है नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इलेक्ट्रॉन्स वर टेकन बाय कॉपर. अपने आप को रिड्यूस करने के लिए कॉपर ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया था, तो कॉपर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी इसने किसी और को ऑक्सीडाइज करा है, किसी और के इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. Now students, what you need to note is, in this case there was a direct transfer taking place. In this case, there is a direct transfer of electron from zinc rod to copper, two positive ions, and some amount of heat is released. Some amount of heat is also evolved or released. So here we conclude that whenever there is a redox reaction taking place in a single beaker, chemical energy is released in the form of a heat. So whenever a redox reaction takes place in a single beaker, chemical energy in the form of heat is produced. Now we are going to carry the same experiment but with slightly modified way, so that we can transfer the chemical energy into the electrical energy. So see, what we're going to do is, we're going to set up the cell called electrochemical cell. So electrochemical cell होता क्या है, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा. Electrochemical cells are the cells in which
chemical energy is converted into electrical energy Now, these electrochemical cell consist of two half cells. So, an electrochemical cell consists of two half cells. जैसे दो रिएक्शंस हो रही थी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस को अलग अलग कंपार्टमेंट में कर दिया गया है. अब देखो, अभी मैं दिखाती हूँ कैसे होगा. टू हाफ सेल्स और उनको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, और टू इलेक्ट्रोड्स. ओके, अब इलेक्ट्रोड होता क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये टू हाफ सेल्स का मतलब क्या होता है ये समझने की कोशिश करो. द इलेक्ट्रोड्स आर metallic conductors dipped in an electrolyte which is an ionic conductor dissolved in water. So see, simplest chemical cell जो हम पढ़ने वाले हैं आज वो है Daniell cell. So the simplest electrochemical cell which we are going to study today is Daniell cell. Simplest electrochemical cell, that is Daniell cell. Daniell cell. So here we go. Daniell cell. अब इसे बनाते कैसे हैं पहले ये समझने की कोशिश करो. देखो, हमारे पास दो कंपार्टमेंट रहेंगे. दो कंपार्टमेंट ऐसे प्रेजेंट हैं. लेट मी ड्रॉ विद ब्लैक. या so two compartments are present like this. Let me draw it properly. Now we're going to join these two lines. So this is compartment A and this is compartment B. अब पहले compartment में what I'm going to do is I will be putting ZnSO4 solution. So this is containing ZnSO4 solution. और दूसरे कंपार्टमेंट में क्या करेंगे, कंपार्टमेंट बी में हम डालेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन. अब ZnSO4 सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, इट इज़ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 इन वाटर. सिंस ये लिक्विड फॉर्म में है तो कैसे प्रेजेंट होगा, Zn2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव. ऐसे ही यहाँ पर copper sulfate will be present as Cu2 positive and SO4 2 negative. So I hope it's clear now. It's copper 2 positive. Okay, let me remove these lines. Yeah, fine. Now what we're going to do is we have to dip a rod in this compartment which is made up of this thing, that is zinc. Okay, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक rod अंदर डालेंगे. वो किसकी बनी हुई है, जिंक की बनी हुई है. सो दिस इज द जिंक रॉड एंड हेयर वी आर गोइंग टू डिप द रॉड विच इज ऑफ कॉपर, दैट इज सॉलिड कॉपर. तो अगर मैंने जिंक लिखा है और सिर्फ कॉपर लिखा है, उसके साथ और कुछ भी नहीं है, तो ये इसका मतलब ये है ये सॉलिड स्टेट में है, आयनिक स्टेट में नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस इज we're going to connect them with the help of wire provided. सेंटर में हम एमीटर लगाएंगे बैटरी के लिए,
करंट पास कराने के लिए, एंड देन ऐसे करके वी गोना कनेक्ट इट. नाउ सी, दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल. अब देखो रिएक्शन में होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले हम कंपार्टमेंट ए की बात करेंगे. मैं इसको जूम कर लेती हूँ. देखो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, जिंक वाला कंपार्टमेंट. अब यहाँ पर होता क्या है कंपार्टमेंट ए के अंदर, जैसे ही जिंक किसके कंटैक्ट में आता है, आपकी ये जिंक की जो रॉड है, जैसे ही किसके साथ आएगी, जिंक ZnSO4 के साथ कंटैक्ट में आएगी, जिंक सल्फेट के साथ, तो क्या होगा कि जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी कि इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा एंड इट विल रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन. अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर रह जाएंगे, वो यहाँ पर अभी के लिए. उसके बाद आपका जो Zn2 पॉजिटिव है दैट विल कम इनटू द सॉल्यूशन. नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज, सी नेक्स्ट इज, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर रिलीज़ हुए थे, ये क्या करेंगे, वायर के थ्रू दे विल शिफ्ट इनटू द डिफरेंट कंपार्टमेंट लाइक दिस. ये इस तरफ जाने लगेंगे. अब ये वाला नेगेटिव टर्मिनल क्यों है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं इसलिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट. So this is one of the most important part which you need to note. Now what happens is, जब ये electrons यहाँ आ जाते हैं तो ultimately क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, they will come in contact with the solution. So Cu2 positive is present here, so that Cu2 positive is going to take up those 2 electrons which were given up by zinc and it will get converted into copper. So ultimately here what is happening, a reduction is taking place, and in case of this compartment A, what is happening here, oxidation is taking place. So I hope both the process are clear to you. Now the thing is, what are the consequences of this process, what is actually happening. See, now in this process what happens is, now how would we get to know that the electric current is flowing in the system or not, that is electric current वायर में है भी या नहीं, वो कैसे पता चलेगा. तो क्या होता है, हमने यहाँ पर एम मीटर कनेक्ट किया होता है, तो जब ये रिएक्शन होती है तो एम मीटर में डिफ्लेक्शन आता है. डिफ्लेक्शन तभी आएगा जब इलेक्ट्रिक करंट होगा. इलेक्ट्रिक करंट है तभी हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है ड्यू टू दैट डिफ्लेक्शन इन द एम मीटर. सो द इलेक्ट्रिक करंट flow through the connected wire which is indicated by the deflection in M meter, showing that chemical reaction is occurring in the cell. Occurring in the cell. So I hope it's clear now. So the electric current flow through the connected wire, which is indicated by the deflection in the M meter, which indicates that the chemical reaction is actually taking place in the reaction. M meter में deflection आएगा, उससे मुझे ये पता चलेगा कि current है, और current कब है, जब electron का flow है. So that's how we get to know that the electricity is being conducted. So ultimately आपका reaction क्या था, आपका reaction था zinc plus copper sulfate is equals to ZnSO4 plus copper. ये सॉलिड में है, ये एक्वस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है, और ये आपका सॉलिड में. अब इसी रिएक्शन को हम 2 हाफ सेल्स में डिवाइड कर देंगे. अब वो 2 हाफ सेल्स क्या थे, आपके 2 कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रही थी. कंपार्टमेंट ए के अंदर क्या रिएक्शन हो रही थी, ऊपर आपने देखा, दैट इज़
जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड कंपार्टमेंट बी के अंदर आपने देखा क्या रिएक्शन हो रही है, आपका copper 2 positive is getting converted into Cu2 positive, Cu. Now the thing is, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा Zn2 पॉजिटिव हो जाएगा तो ये सोल्यूशन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड। और यहाँ पे क्या है, Cu2 पॉजिटिव तो सारा कन्वर्ट हो गया Cu में। अब अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा, SO4 नेगेटिव। तो SO4 नेगेटिव जो है अब आपका ये क्या बना देगा, इसको नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन बना देगा। अब नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आप समझ सको इजीली। तो अब इस कंपार्टमेंट में let me draw this, ये ऐसा सिस्टम दिखता था। ये जिंक का रॉड है, यहाँ पे ZnSO4 है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है। नाउ Zn2 पॉजिटिव इज़ देयर, कॉपर 2 पॉजिटिव इज़ देयर। अब इस सोल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, नंबर 1 पॉइंट, Zn2 पॉजिटिव एक्सेस में हो जाएंगे। एक्सेस में होने की वजह से सिस्टम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, अब पॉजिटिवली चार्ज्ड होने के बाद हमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, दैट इज़ यहाँ पे जब जिंक वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव एंड द 2 इलेक्ट्रॉन वर रिलीज्ड, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे थे, ये तो बाहर जा रहे थे ऊपर की तरफ। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, क्योंकि भाई आपका सोल्यूशन अब ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट भी तो हो सकते हैं टुवर्ड्स द सोल्यूशन। एंड आपका ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि Zn2 पॉजिटिव जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, Zn में दोबारा से कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक प्रॉब्लमैटिक से स्टेट आ गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट केस हमारे पास आता है कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी copper 2 पॉजिटिव था, that copper 2 positive was taking up those 2 electrons which were released by zinc and getting converted into the copper. Now what happens is अल्टीमेटली आपके सोल्यूशन के अंदर एक्सेस में क्या बच रहा है, SO4 नेगेटिव, और अब आपका सोल्यूशन क्या हो रहा है, तो एक्सेस ऑफ व्हाट, एक्सेस ऑफ SO4 नेगेटिव। सेकंड, अब SO4 नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज्ड है तो पूरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सिस्टम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। अब नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो अब एक और प्रॉब्लम है कि अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं अब ये नेगेटिवली चार्ज को रिपेल करना चाहिए। सो नेगेटिवली चार्ज सोल्यूशन should repel इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, copper 2 पॉजिटिव विल नॉट बी able to get reduce, तो ये तो रिएक्शन ही बंद हो जाएगी थोड़े टाइम के बाद। तो अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हम एक चीज़ अप्लाई करते हैं, दैट इज़ सॉल्ट ब्रिज। अब देखो सॉल्ट ब्रिज करेगा क्या, अभी यहाँ पर ये सिस्टम किससे कनेक्टेड था, ये आपका वायर से कनेक्टेड था, ये वाला नेगेटिव और ये वाला आपका पॉजिटिव। लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन लाइक दिस। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए हमें क्या करना रहेगा, हमें सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा।
Now I have already made this salt bridge. Now let me explain this part. This is compartment A, this is compartment B. आपके कंपार्टमेंट ए के अंदर क्या प्रेजेंट है? जिंक की रॉड प्रेजेंट है. किसके अंदर? दिया आपके जिंक की रॉड है, ऑलरेडी लेबल्ड है. किसके अंदर प्रेजेंट है? ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है. अब आपको क्या देखना है यहाँ पर? सी अल्टीमेटली क्या हो रहा था? सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम? आयंस के मूवमेंट के लिए. तो अब आयंस कैसे मूव करेंगे? नंबर 1 पॉइंट देखो, SO4 2 नेगेटिव आयंस जो हैं फ्रॉम राइट बीकर are transferred to Zn2 positive into लेफ़्ट बीकर. लेफ़्ट बीकर का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट कौन सा वाला आ जाएगा? ए कंपार्टमेंट. और यहाँ पर राइट बीकर का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट बी. तो अल्टीमेटली बीकर बी और बीकर ए, यानी कि SO4 कैसे मूव कर रहे हैं? लेट मी शो यू द मूवमेंट. दे विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर कौन ट्रैवल कर रहे हैं? SO4 2 नेगेटिव ट्रैवल करें इस डायरेक्शन में. SO4 2 नेगेटिव इस डायरेक्शन में. अब अल्टीमेटली क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, SO4 वहाँ से आया है, ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेंगे? ZnSO4. अब अल्टीमेट कंक्लूजन क्या होगा? जो अमाउंट है ऑफ ZnSO4 वो क्या हो जाएगा? वो इंक्रीज़ हो जाएगा. ये एरो ऊपर की तरफ जब मैं बनाती हूँ तो इसका मतलब है इंक्रीज़. और वहाँ पर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिक्रीज़. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है. लेकिन एक चीज़ आपको नोट करनी है यहाँ पे, वो क्या है? सी जिंक की रॉड, यहाँ पर देखो जिंक की रॉड क्या हो रही है? नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा ये. जिंक रॉड डिज़ोल्व हो रही है क्योंकि सारा जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, जिस वजह से सारा Zn जो है Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होके किस में जा रहा है? सोल्यूशन के अंदर जा रहा है. एंड जिंक का रॉड क्या होता जाएगा? थिन होता जाएगा. नाउ कॉपर के साथ क्या होगा? कॉपर की रॉड, यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है? कॉपर जो है यहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है. डिपॉजिट क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो सोल्यूशन के अंदर CO2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर से आए, जो कि इस सर्किट के थ्रू आते हैं इसके अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना. यहाँ पर क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब यहाँ पर क्या होगा बेटा? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नोट करनी है, दैट इज़ कॉपर 2 पॉजिटिव एंड गेनिंग दोज 2 इलेक्ट्रॉन वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू CO. तो CO क्या है? आपका सॉलिड है. अब CO सॉलिड, तो यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है? डिपॉजिट. तो कॉपर की जो रॉड है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कॉपर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ पर जिंक की रॉड डिज़ोल्व हो रही है, यानी पतली होती चली जाएगी, क्योंकि सारा जिंक जो है वो पानी के, मतलब पानी नहीं, इसके अंदर ZnSO4 सोल्यूशन के अंदर चला जाएगा. उसके बाद अल्टीमेटली अब क्या होगा? आपका ये आयंस वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और अब आपका इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वाला भी. अब अल्टीमेट कंक्लूजन ये है कि हमने पूरे प्रोसेस से क्या किया. इन द एंटायर प्रोसेस, चेंज द पेन. इन द एंटायर प्रोसेस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हुआ resulted in generation of electrical energy. जब करंट प्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी. तो लेट्स स्टडी अबाउट द सेल. कुछ साइलेंट फीचर्स पढ़ते हैं. सो सम साइलेंट फीचर्स of the cell. So here we go. Number 1, Zn electrode at which oxidation take place is called anode. यानी कि Zn क्या कर रहा था? आपका Zn कर रहा था, let me choose a different pen.
Zn क्या कर रहा था, वो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, एनोड पॉइंट पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ द कॉपर इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। कॉपर वाले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रही थी। रिडक्शन क्या हो रहा था, Cu2 पॉजिटिव वाज टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cu। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, सेंस इसने क्या किया, अपने चार्ज को रिड्यूस किया है, इसलिए क्या करा गया है इसको कि रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पर होती है, कैथोड पर होती है। नाउ थर्ड पॉइंट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। वी वर हैविंग 2 कंपार्टमेंट्स, सो उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज़ होते थे, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो था। ये वाला टर्मिनल क्या था आपका, ये वाला जो टर्मिनल है इस साइड वाला, वो क्या था, वो नेगेटिव था, और ये वाली साइड वाला क्या था, पॉजिटिव था। तो वही मेंशन किया गया है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ पर होता है, इट फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू दैट ऑफ पॉजिटिव एंड। नाउ बेटा, जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, हमेशा करंट जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। दिस इज़ द थिंग रिटन राइट हियर, दैट करंट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा था, एनोड टू कैथोड की तरफ, ठीक है। तो आपका जो करंट का फ्लो हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, कैथोड से एनोड की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इफ द इंक्रीज इन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल, यानी बाहर से जो आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो, अगर आप उसको इंक्रीज करते हो टू द सेल, इट विल कंटिन्यू कब तक, जब तक कि हमारे जो सेल का पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। हमारे सेल का भी तो पोटेंशियल होगा ना, कोई एक कैथोड है एक एनोड है। ऑल्दो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिटेल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो सेल है उसका कोई पोटेंशियल होगा। 2 कंपार्टमेंट्स हैं आपके पास, 2 स्पीशीज़ हैं, तो इनके बीच में कोई तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसी पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कहता है दैट इफ़ इंक्रीज इन एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द सेल, द रिएक्शन कंटिन्यू। यानी आप बाहर से एक अपोजिंग पोटेंशियल लगा रहे हो, अगर अपोजिंग पोटेंशियल, कब तक आपका सेल काम करेगा, जब तक आपका अपोजिंग पोटेंशियल कम है किससे, आपके सेल के पोटेंशियल से। ई एक्सटर्नल इज लेस देन दैट ऑफ योर ई ऑफ सेल, तब तक आपका सेल काम करेगा जैसे काम कर रहा था, जो हमने अभी तक वर्किंग पढ़ी है। लेकिन सेल की रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी कब, जब आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, ई ऑफ सेल के बराबर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज रिएक्शन स्टार्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ई ऑफ सेल। अगर मेरे सेल का जितना पोटेंशियल है, अगर आपने एक्सटर्नल उससे ज़्यादा लगाया, देखो यहाँ पे क्या किया इसने, ज़्यादा पोटेंशियल लगाया। सो ये ज़्यादा पोटेंशियल लगाने की वजह से क्या होगा, सेल बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करने लगेगा, यानी जो काम जैसे हो रहा था अब उसका रिवर्स होने लगेगा। अब इस केस में सेल कैसे बिहेव कर रहा है, इस केस में सेल बिहेव करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा पहले आप समझो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं वो सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हमें देनी पड़ती है रिएक्शन को कराने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे और फिर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था, जो अभी आपने ऊपर पढ़ा, उनके अंदर ये होता था केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उस रिएक्शन में। उसके बाद क्या होता है, केमिकल एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, ये क्या होगा, इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी ये रिएक्शन कहने का मतलब है खुद से होती है, हम नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी देते हैं करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक का केस थोड़ा सा अलग होता है, ध्यान से समझो बेटा। उसका मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले तो देनी है रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए, उसके बाद वो रिएक्शन होगी, तब रिएक्शन होगी तब केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू कौन सी वाली एनर्जी, केमिकल एनर्जी। यस, यू आर कम्प्लीटली राइट, केमिकल एनर्जी।
नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सी, जब आपका ई एक्सटर्नल ग्रेटर है तो मैंने जैसे आपको बताया कि सारी चीज़ें रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेंगी। सी व्हाट हैपन्स हियर इज when E external is greater than that of E of cell, then what happens is जिंक विल डिपॉजिट ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड। पहले क्या हो रहा था, पहले आपका जिंक डिज़ोल्व हो रहा था, यानी जिंक वाली जो स्ट्रिप थी वो क्या हो रही थी, डिज़ोल्व हो रही थी, और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। पर अब यहाँ पे उसका उल्टा होगा। तो जिंक का जो रॉड है वो क्या होगा, थिक हो जाएगा, और आपका कॉपर विल डिज़ोल्व फ्रॉम द कॉपर इलेक्ट्रोड। कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर की रॉड है वो क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी। यानी जो भी पहले हो रहा था ना, अब उसका उल्टा होगा। देखो, पहली बात तो ये कि आप ये निकालते कैसे हो, ये समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ई ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। बेटा अभी मैं आपको समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में। ई कैथोड या ई एनोड यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में प्रेजेंट है। पहले तो ये बात नोट करो। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिड्यूसिंग टेंडेंसी। डिटेल वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। सो ई ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव टू CO2 पॉजिटिव जो है हमारा, दैट इज़ 0.34। ये वैल्यूज़ हमारे पास टेबल होता है उससे आती हैं। एंड फॉर जिंक इट इज़ 0.76। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू कैलकुलेट दिस ई ऑफ सेल। सो ई ऑफ सेल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है हमारे पास, 1.1 वोल्ट। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज़ दिस फॉर्मूला इज़ वैलिड। ये फॉर्मूला वैलिड कौन से सर्कमस्टांसेस में, ऐसा तो नहीं है ना आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन उठा लोगे और उसमें ये वैलिडेट करेगा। तो ये वैलिड है जब आपका 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगा, और तब नेक्स्ट आपका जो प्रेशर है वो क्या है, अगर यहाँ पर कोई गैस प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन, अगर आपका प्रेशर 1 बार है या ATM है और आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 298 केल्विन। आप देखो ध्यान से। नाउ लेट मी टेल यू 3 केसेस। Case 1, when E external is less than 1.1 volt, then electron will flow कहाँ से कहाँ, will flow from zinc rod to copper rod। तो जो करंट है वो कहाँ से फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ठीक है, जिंक का जो रॉड है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व, एंड कॉपर डिपॉजिट्स ओके ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड इटसेल्फ। ये हमारा केस 1 था। अब हम करेंगे केस 2। केस 2 के अंदर क्या होगा, व्हेन ई एक्सटर्नल, यानी जो बाहर से पोटेंशियल लगा रहे हैं, अगर वो 1.1 वोल्ट के बराबर है, तब क्या होगा, दोनों अपोजिंग चीज़ अगर बराबर हो जाएंगी तो कोई भी कहीं नहीं मूव कर पाएगा। सो नो फ्लो ऑफ करंट, दैट मीन्स आई से डिनोट करते हैं ना, करंट में फिजिक्स में पढ़ा है ना, नो केमिकल रिएक्शन। अब केस 3 आता है हमारे पास, इसको भी ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ओके, सो केस 3 आता है कि आप जो एक्सटर्नल पोटेंशियल लगा रहे हो, आप वो सेल के पोटेंशियल से भी ज़्यादा है, आपके पास बहुत पावर आ गई है अब। तो उस केस में क्या होगा, जब आपके पास पावर आ गई तो जो चीज़ें पहले चलती थी अब वो रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगी, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी से चलेंगी। अब इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब जिंक डिपॉजिट होगा, पहले कॉपर डिपॉजिट होता था, अब आप बदला लोगे। जिंक इज़ डिपॉजिट ऑन zinc electrode and copper dissolves at copper electrode. So from this we have completed our Daniell cell, that how the cell is going to work, how the electrical energy is being converted into chemical energy, and how chemical energy is being converted into electrical energy. So students, in the next class we are going to study about the concentration cells, how to calculate electrode potential and the variations with the concentrations.
So if any doubt is there, please just get back to me anytime. You can drop it in the comment section. I'll try to answer all your questions. Thank you so much.